बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में अप्रवासी और विदेशी विधेयक 2025 का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, उसमें से 1653 किलोमीटर का बाढ़ बन चुका है। 450 किलोमीटर की बाढ़बंदी का काम इसलिए लंबित है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए भूमि नहीं देती है। जब भी बाढ़बंदी का काम होता है तो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं। अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर रहे। यूपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीएलजे ग्राउंड में सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। उन्होंने यूपी सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी दरबार पहुंचकर दर्शन पूजन किए। उसके बाद मड़िहान तहसील में देवरी निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां निरीक्षण कर कार्य प्रगति के बारे में जानकारी ली। मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे भी। ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया, और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों, उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती। राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखना जरूरी है। देवभूमि में जो भी बाहर से अपनी पहचान छिपाकर आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीब 160 मामलों में कार्रवाई की गई। हम राज्य में सघन सत्यापन अभियान चलाएंगे। राज्य में सरकार अवैध मदरसों, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखेगी। भूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है, और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे है। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं, और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है, अवैध जो रूप से चल रहे थे। और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। जो वैसे तो हमारा राज्य चार धामों की दृष्टि से पूरे राज्य भर के अंदर देव स्थान होने के कारण से पूरे साल भर लोगों का पूरे देश से आगमन होता है, दुनिया से आगमन होता है। उनकी सुरक्षा अच्छी हो, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता न हो। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में पूरा राज्य ही डेस्टिनेशन है, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के नाते, लोगों के प्रशिक्षण के नाते, अभी अच्छे हमारे जो कंटेंट्स बनाने वाले हैं, क्रिएटिव कंटेंट्स बनाने वाले लोग हैं, उनकी भी हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो ऐसे हम अनेक काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध मदरसे है, उसको हम उस अभियान को जारी रखेंगे। अवैध उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी भी हम इनके सोर्स की भी जांच करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी को अगर यहाँ पर अच्छा काम करना है, शिक्षा का काम करना है, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। लेकिन अपनी पहचान छिपाकर कहाँ से पता नहीं लोगों को लाकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 8.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां प्रदान की हैं। लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। स्वाभाविक रूप से पब्लिक का संवाद, आम जन जिन सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते थे, जैसे ही वह कुंभ के क्षेत्र में पहुंचता था, सफाई उसको अच्छी दिखती थी, पुलिस का व्यवहार अच्छा दिखता था,
पेंटोन ब्रिज उसको अच्छे लगते थे, चेकर्ड प्लेट की व्यवस्था उसको व्यवस्थित लगती थी, संगम में पर्याप्त जल की उपलब्धता उसको अच्छी लगती थी, कॉरिडोर का निर्माण उसे अच्छा लगता था, एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अनुशासन उसे अच्छा लगता था। और ये विभाग तो अलग अलग थे, सभी विभाग अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन उस पूरे विभाग की मॉनिटरिंग एक जगह से होती थी। और यही टीम वर्क जब एक साथ कार्य करता है तो महाकुंभ जैसी सफलता को हमें प्रदान करता है। और यही प्रयागराज के अंदर हम सब ने देखा है, यही हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। कुंभ प्रयागराज में हो रहा था, लेकिन कुंभ में क्या गतिविधियां हो रही थी, कैसे कैसे वहां कार्य हो रहे हैं, उसकी निगरानी हम यहीं से बैठ करके भी कर रहे थे। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब हर एक गतिविधि को आप अवलोकन कर सकते हैं। और हम लोग एक एक गतिविधि को देखते थे, फिर यहां से बताते भी थे कि देखो यहां पे ये चीजें हैं, यहां पे ये चीजें हैं। हमें अपनी विभागीय कार्य पद्धति को भी आगे बढ़ाने में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको एक सहायक के रूप में उपयोग किया कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं आज आपसे केवल एक बात ही कहना चाहूंगा, जो ये आज नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है आयुष विभाग से, आयुर्वेद होम्योपैथ के साथ साथ एफएसएल लैब्स के, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। आयुष जिसमें आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सभी को मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर उन्होंने एक नया मंत्रालय ही इसके लिए गठित किया। ट्रेडिशन मेडिसिन की उन्होंने एक नई पद्धति को ही आगे करके उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, पहले योग कोई व्यक्ति करता था तो लोग उससे घबराने लगते थे, लेकिन आज दुनिया के 193 देश विश्व योग दिवस के साथ भारत के साथ जुड़ते हैं। ये भारत की ट्रेडिशनल परंपरा के साथ दुनिया के मन में आई हुई श्रद्धा का एक नया भाव है। हम जब स्वयं अपने कार्यों के प्रति और अपनी उपलब्धियों और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, जब हम स्वयं अपनी विरासत को कोसेंगे तो दुनिया हमारे पीछे क्यों जाएगी? दुनिया तो फिर ये चाहती ही है कि वो अभी हमें कोसे, और यही होता था। पहले भारत की विरासत को कोसना कुछ लोगों के लिए एक गौरव की बात हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की विरासत को जैसे ही मान्यता प्राप्त हुई, जैसे ही मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, योग की विधा के साथ दुनिया जुड़ रही है और महाकुंभ के आयोजन के साथ दुनिया जुड़ने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी। यानी दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा देश नहीं रहा होगा जिसने महाकुंभ में आने के लिए रुचि न दिखाई हो। 45 दिनों के इस आयोजन के दौरान हम देख रहे थे कि दुनिया के अंदर एक ही न्यूज थी और वो प्राइम न्यूज थी महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ तो यूपी के एक छोटे से शहर प्रयागराज में हो रही थी, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एक आयोजन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो वह सनातन धर्म से जुड़े हुए इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को। यानी ये चीजें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जब हम अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करके उसके प्रति थोड़ा भी रुचि लेते हैं तो दुनिया उसके प्रति टूट पड़ती है, आह पड़ती है। और यही स्थिति आयुष के साथ भी जुड़ती है। आयुर्वेदिक पद्धति ये भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों के व्यापक अनुभव पर आधारित वह पद्धति है जो हमें केवल रोग के उपचार के लिए नहीं बल्कि जीवन को एक संतुलित रूप से सुरक्षित रखने
और हमारे आयु को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। हम एक संतुलित दिनचर्या के माध्यम से अपनी काया को आरोग्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह आयुर्वेद उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आयुष पद्धति उसकी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। झारखंड में कानून व्यवस्था का सच किसी से छिपा नहीं है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। एक और दिन एक और हत्या। रांची की सड़कों पर एक और इंसान गोलियों का शिकार बन गया। अनिल टाइगर महतो आज खामोश उसको कर दिया गया है। दिन दहाड़े 20 सड़क पर गोली मार दी गई। पर सवाल यह है कि क्या ये गोलियां किस पर चलाई गई हैं, एक इंसान पर या झारखंड की न्याय व्यवस्था पर? रिपोर्ट देखिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही झारखंड की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक गूंज थी गुस्से की, विरोध की और उस सवाल की कि क्या झारखंड अब अपराधियों के रहम करम पर है। कोकर से कांके तक, बूटी मोड़ से रातू रोड तक झारखंड की सड़कों पर आज एक ही नारा गूंज रहा था, हत्यारों को फांसी दो, सरकार जवाब दो। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद गुस्से की आग पूरे राज्य को जला रही थी। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं। 5 तस्वीरों में एक ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों पर आगजनी, प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। पिस्का मोड़ पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ धरने पर बैठ गए और सवाल उठाने लगे कि क्या झारखंड अब अपराधियों का ऐशगाह बन चुका है। लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारियां हैं। बीजेपी नेता उमेश यादव और कामेश्वर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन असली अपराधी अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। आजसू, JLKM और कुर्मी विकास मोर्चा भी इस विरोध में उतर चुके हैं और मांग सिर्फ एक, हेमंत सरकार जवाब दो। झारखंड आज ठहर गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ये बंद, ये प्रदर्शन, ये गिरफ्तारियां, क्या इनसे झारखंड में इंसाफ मिलेगा या फिर अगले ही मोड़ पर फिर कोई अनिल टाइगर मार दिया जाएगा? और सवाल ये हेमंत सरकार से भी है कि क्या झारखंड में कानून का नाम पर कोई चीज नहीं रह गई है? जनता की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा? आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो चले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद से ही सपा सांसद रामजी लाल सुमन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सांसद के सरकारी आवास पर करनी सेना के जरिए किए गए हमले से हलचल और तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। इंडिया वॉइस ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास से ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत भी परखी, जहां पाया गया कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने तमाम उत्पात मचाया। आवास में कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद था, जिसके चलते वो असफल रहे। अब ये कहा जा रहा है कि ये घटना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। के ऊपर दिए गए विवादित बयान के बाद आज करनी सेना के द्वारा उनके तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर बवाल काटा, हमला किया, तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ किए हुए, उनकी यहाँ पर जो 40 से 50 कुर्सियां थी उनको भी तोड़फोड़ किया है, कह सकते हैं तो बवाल मचाया है। पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं। रामजी लाल सुमन के पुत्र हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं, भैया क्या कुछ पूरी घटना थी? करनी सेना के लोगों ने यहाँ आकर हमला किया है, कौन लोग घायल हुए हैं, कितने लोग तकरीबन घायल हुए हैं? कई लोगों की चोटें आई और 2 दिन से लगातार करनी सेना के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, आवास को घेरने की, आवास पर हमला करने की। और ये प्रशासन को, सत्ता को, सबको जानकारी थी। उसके बाद भी प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो घर तक आ गए। कई प्रशासन के लोगों की चोटें भी आई, कुछ लोगों की चोट भी आई। वहीं अगर आवास की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों के चोटें आई हैं जो उत्पात मचाया है करनी सेना वालों ने।
हाँ, कुछ लोगों को चोटें आई। आपको पहले से जानकारी थी करनी सेना के लोग आपके आवास पर का घेराव कर सकते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी दी गई थी आपके द्वारा? नहीं, पुलिस प्रशासन को जानकारी थी, पुलिस प्रशासन ने कई जगह रास्ते में बैरिकेडिंग वगैरह की, और लेकिन उसके बाद भी लोग घर तक आ गए और पुलिस प्रशासन के लोगों के भी काफी चोटें घर पे आई। आवास पर हमला होना एक बड़ी बात है, परिवार भी पूरा दहशत में होगा। क्या मानते हैं इस हमले के पीछे क्या कारण हो सकता है? परिवार दहशत में नहीं है, परिवार राजनीतिक परिवार है, दहशत में नहीं है, लेकिन परिवार सिर्फ ये देख रहा है कि राजनीति में विरोध के तरीके बदल रहे हैं। ये कह रही है कि कानून का राज है, गुंडे खत्म है, लेकिन सरकार 2 दिन से शासन प्रशासन देख रहा है कि लोग धमकी देकर, चुनौती देकर, सोशल मीडिया से तमाम भाषाओं का प्रयोग करके घर पे एक सांसद के घर पे हमला करने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, रामजीलाल सुमन के पुत्र हैं, इनका साफ तौर से कहना है कॉलोनी में जिस तरीके से करनी सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हमला किया, अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पर जो कुर्सियां हैं, जो उत्पात मचाया है करनी सेना के लोगों ने, तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि और यहाँ पर उन्होंने काफी उत्पात मचाया। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर ये सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि रामजीलाल सुमन के आवास पर हमला होना एक बड़ी घटना है, क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं और दिन दहाड़े ही हमला हो गया और बिल्डोजर को लेकर भी वे उनके आवास के पास पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें क्या कुछ एक्शन लेती है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान ने चेतावनी दी है कि 10 अप्रैल से पहले रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी तो आगरा जाकर फिर से क्षत्रिय समाज के लोग अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। आगे कहा है, हमारे लोग कल शांतिपूर्ण तरीके से रामजीलाल सुमन के घर प्रदर्शन कर रहे थे। रामजीलाल सुमन के समर्थकों ने पथराव किया, इस वजह से वहां का माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई। रामजीलाल सुमन ने हर सनातनी को आहत किया है। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन से राज्यसभा में माफी मंगवाएं, वरना क्षत्रिय समाज को सोचना पड़ेगा। अगर रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिएगा, हमारी कोर कमेटी ने कल के घटनाक्रम को देखते हुए और राज्यसभा के अंदर जो बयान लालजी सुमन ने दिया था, उसके मद्देनजर राष्ट्रीय कोर कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी, यूथ अध्यक्ष भूपेंद्र राणा, महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीता जी, ये निर्णय लिया गया है कि आने वाली 10 तारीख को आगरा के अंदर समस्त क्षत्रिय सनातन के लोग इकट्ठा होंगे और अगर 10 तारीख तक रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं। खबर सीतापुर से, जहां एक किसान ने कथित पत्रकार पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाने में तहरीर देकर अवगत कराया गया है कि गांव के बाहर खेत में पॉपुलर के पेड़ लगे हुए थे, जिनको ठेकेदार ने बेचकर कटवा दिया। इस बीच पत्रकार खेत में आया और ठेकेदार को धमकाकर 1500 रुपये ले गया। इस दौरान पत्रकार ने धमकाते हुए कहा कि छूट प्रजाति के पेड़ हैं, इसलिए इतने ही रुपए लिए हैं, वरना मुकदमा लिखवा देता। हम अपने पेड़ पॉपुलर के बेचे थे, लड़की की शादी थी, उसमें जो है मुकेश आ गए, वो अपनों को भी पत्रकार बताए और फिर वो वापस चले गए। फिर वो जो है उनको मणिकांत को नंबर लगा दिया, तो मणिकांत आ गए। कहीं हमको रेंजर साहब ने भेजा है 3000 रुपया पड़ेंगे, लेकिन नहीं 3 जौन है तो पेट्रोल का खर्चा हम 1500 रुपये ज़रूर ले लेंगे। हम बहन पॉपुलर के पढ़ते नहीं हैं, तो कहीं नहीं रेंजर साहब ने भेजा है तो 1500 रुपये हम ले जरूर लेंगे। और मणिकांत दरियाने के हैं, और वरना ना हम मुकदमा लिखा देंगे, किसी और में पास लिखी दिया। तो हम इंस्पेक्टर को आज। चले, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।